Assalamu alaikum, dear students. Today, the topic that we are going to discuss is atherosclerosis. Atherosclerosis is very common and the disease of the elastic arteries and arteries, large arteries and medium-sized muscular arteries, a form of atherosclerosis caused by the buildup of the cholesterol and plaques in the intima. First of all, location where this atherosclerosis occurs. First of all, the lower abdominal aorta. In lower abdominal aorta, the major chances of its occurrence are in the abdominal aorta, and its severity decreases in this direction. I mean to say, second most affected artery is the coronary artery. पोप्लिटेल आर्टरी और उसके बाद कैरोटिड आर्टरी, सर्कस ऑफ विलस। आप याद कर रख सकते हैं इस निमोनिक से, कॉपी कैट नेम्ड विलस। ए एब्डोमिनल एओर्टा एंड कॉपी सी ओ कैरोटिड आर्टरी, पी पोप्लिटेल आर्टरी, कैट सी ए कैरोटिड आर्टरी एंड विलस। ए कॉपी कैट named विलस। एब्डोमिनल एओर्टा, कैरोटिड आर्टरी, पोप्लिटेल आर्टरी, coronary artery, popliteal artery, carotid artery and circus of Willis. There are two risk factors. One is the modifiable and second is the non-modifiable. We will talk later about these modifiable, non-modifiable risk factors later in deep discussion. Now, first of all, we will talk about just general and the most common modifiable factor that may lead to the occurrence of the atherosclerosis. एथरोस्क्लेरोसिस होती कहाँ कहाँ है? एब्डोमिनल एओर्टा में, कोरोनरी आर्टरी में, पोप्लिटेल वेन में, पोप्लिटेल आर्टरी में और कैरोटिड आर्टरी, सर्कस ऑफ द विलस में, इनमें होती है। और सबसे कम रिस्क जो होता है वो सर्कस ऑफ विलस में इसके हो जाने का रिस्क होता है सबसे कम। सबसे ज़्यादा लोअर एब्डोमिनल एओर्टा में। मॉडिफाइबल में हाइपरटेंशन, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन आ गया, टोबैको स्मोकिंग आ गया, डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया कहते हैं कि लो कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा हो जाएं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो जाएं। और डायबिटीज़। नॉन मॉडिफाइबल में क्या आता है? एज, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मेल सेक्स आता है। मेल सेक्स इज़ द मोस्ट अफेक्टेड जेंडर देन द फीमेल। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में किसी को हो तो वो रन करता है जनरेशन टू जनरेशन। तो सिम्टम्स में एंजाइना, क्लॉडिकेशन, लंगड़ापन आ जाता है, ठीक है। अगर पोप्लिटेल आर्टरी में होगा तो अंडरस्टूड है कि क्लॉडिकेशन हो जाएगी, बट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है अगर सिम्टम्स इतनी सीवियर नहीं है, अगर प्लैक इतना सीवियर नहीं है। तो प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इम्पोर्टेंट इन द पैथोजेनेसिस, ठीक है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू रिमेंबर all these progressions, then one by one we will discuss about this further in the subsequent diagrams of this lecture. एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, मैक्रोफेजेस और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। फोम सेल्स फॉर्मेशन होती है, फैटी स्ट्रीक बनती है, स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन होती है, एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोलिफरेशन होती है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन होती है, फाइब्रस प्लैक बनता है, कॉम्प्लेक्स एथ्रोमा बनता है, क्लासिफिकेशन होती है उसकी, कैल्शियम कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये एथ्रोमा देखें कि एथ्रोमा इस तरह बनता है। ये है कॉम्प्लेक्स एथ्रोमा, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द आउटलाइनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स एथ्रोमा and this is the lumen and this is the endothelium. You can see here, this is the smooth muscle in the pink color, this is a smooth muscle, this is the endothelium. Now you can see here one point that here most of the lumen of the blood vessel has occluded by this atheroma. This is actually the atherosclerosis.
in which there is a narrowing of the arteries, large medium size arteries, as we have talked earlier. Here you can see disease of the elastic arteries, large and medium sized muscular arteries. And what happens here actually, this is the lumen, endothelium, smooth muscles, the macrophage. When the endothelial damage occurs, endothelium of the blood vessel damage occurs by any cause. We will further discuss that. It can be the smoking, it can be the dyslipidemia, it can be the hypertension. We will talk about that in the subsequent part of this lecture. Now look here, this is the macrophage. यहाँ पे इंक्लूडमेंट हुई है मैक्रोफेज की, ठीक है, और एंडोथेलियल डैमेज फर्स्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैक्रोफेज की रिक्रूटमेंट हुई और यहाँ पे मैक्रोफेज ने क्या किया, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आई थी उनको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेडन मैक्रोफेज। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैसे आई थी, तो इसके बारे में भी हमने कुछ वीडियोस ली हैं उससे, बिग रॉबिन से, वहाँ से ग्राफिकली दिखाएंगे कि किस तरह ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वहाँ पे आती हैं, मैक्रोफेजिस उनको इंगल्फ करता है। फैटी स्ट्रीक, फोम सेल, ये चीज़ें आपने जस्ट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लेडन मैक्रोफेजिस, फैटी स्ट्रीक्स, फोम सेल्स। और यहाँ देखिए कि स्मूथ मसल माइग्रेशन हुई है। स्मूथ मसल्स भी अपनी जो पोजीशन है वहाँ से फिर एथ्रोमा की तरफ आएंगे, जहाँ पर एथ्रोमा बन रहा है, जहाँ पर प्लैक बन रहा है, फाइब्रस प्लैक, स्मूथ मसल सेल्स यहाँ पर एक्युमुलेट होना शुरू होते। देखें कि नॉर्मल आर्टरी थी, उसके बाद प्रोग्रेशन हुई, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ, एंडोथेलियल के उसके मज़ीद प्रोग्रेशन हुई, फैटी फॉर्मेशन बनी, तो उसके बाद क्या हुआ, फाइब्रस प्लैक बना, ठीक है। ये जो सारा कंटेंट है ये लिया है यूएसएमएल फर्स्ट एड से, स्टेप 1 से। तो प्रोग्रेशन देखें कि नॉर्मल आर्टरी थी और उसके बाद एंडोथेलियल डिसफंक्शन जब हुआ तो उसके बाद फैटी स्ट्रीक बनी, ठीक है, फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि फाइब्रस प्लैक फॉर्मेशन हुई, फाइब्रस प्लैक बनता है। इसमें एमआई जो है मोस्ट जो एमआई भी हो सकता है इसमें रिस्पॉन्सिबल, अगर ये कोरोनरी आर्टरी में होता है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एमआई। तो यहाँ पर हम लेमिना ही देखें, अपनी जो भी आर्टरीज़ होती हैं उसमें पहले सबसे जो आउटर लेयर होती है लेमिना एडवेंटिशिया, एंड लेमिना एडवेंटिशिया के बाद लेमिना मीडिया, वहाँ पर स्मूथ मसल होते हैं लेमिना मीडिया में, और जो लेमिना इंटीमा होता है यहाँ पर प्लैक बनता है लेमिना इंटीमा में, ठीक है, लेमिना इंटीमा में प्लैक बनता है। तो ये देखें कि ग्रोमस कोर ऑफ द लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड होते हैं, यहाँ पर जो लिपिड कोर बनता है इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं, ठीक है। और ये एथ्रोमा बना है, एथ्रोमेटस, इसको एथ्रोमेटस भी कहते हैं, और इसको एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है फाइब्रस प्लैक, ठीक है। फाइब्रस प्लैक क्या होता है कि यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये कम हो और फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो, ये येलो कलर कोलेस्ट्रॉल को शो कर रहा है और ये फाइबर्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइबर्स ज़्यादा हो, इसको कहते हैं फाइब्रस प्लैक। ये भी रिप्रेजेंट करता है एथ्रोस्क्लेरोसिस को, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला फाइब्रस कैप होती है ये एक्चुअली वाइट होती है, वाइट कलर की होती है फाइब्रस, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू वाइट होते हैं तो ये भी वाइट कलर की होती है फाइब्रस कैप, ठीक है। you can see that this plaque is protruding into the lumen and it causes the obstruction in the blood flow, impairs the blood flow, and it may lead to the capillary rupture. और दूसरा इसमें जो पॉइंट याद रखने का वो है कि ये जो एथ्रोस्क्लेरोसिस है ये डिफ्यूजन डिस्टेंस को बढ़ाता है, डिफ्यूजन डिस्टेंस। हाउ, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल के एंडोथेलियल गैप होता है वहाँ से जो है इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल की तरफ जाना होता है इंटरस्टिशियम फ्लूइड से होते हुए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने, ऑक्सीजन ने सेल की तरफ जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस वास्कुलेचर की तरफ जाना होता है, टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लंग्स।
ये इंटरस्टिशियम है, ये कनेक्टिव टिश्यू है इसका, ये इंटरस्टिशियम है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये सेल है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसने ओक्लूड किया था, और ये जो इंटीमा और मीडिया, 2 लेयर्स पढ़ी थी हमने, ठीक है। इंटीमा, लेमिना मीडिया एंड लेमिना इंटीमा, इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाता है। ये जो डिफरेंस है, डिफ्यूजन डिफरेंस है, ये बढ़ जाता है। तो क्या होता है बिटवीन द इंटीमा एंड मीडिया, बिटवीन द इंटीमा एंड मीडिया, तो ये वास्कुलर वाल वीकनिंग करता है, जिससे एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होती है। एन्यूरिज्म इसे कहते हैं पैथोलॉजिक डायलेशन ऑफ द blood vessels. Pathologic dilation of the blood vessel, it can be any type. We will further discuss about these later in the subsequent videos. Just to give you an idea what is an aneurysm. Aneurysm is the pathologic dilation of the arteries, and it can be secular, it can be berry aneurysm, it can be hematomic aneurysm. Hematoma formation occurs, this is called the false aneurysm. And now let's talk about the constitutional risk factors. Genetic, age, gender, these are the non-modifiable risk factors. जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस काज करते हैं। इसमें फैमिलियल रिस्क पहले नंबर पे आता है, ठीक है। फैमिलियल रिस्क में क्या होता है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है फैमिली हिस्ट्री में, डायबिटीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस काज करते हैं। फैमिलियल रिस्क आता है सबसे पहले जेनेटिक में, पॉलीजेनिक रिस्क फैक्टर्स में मोर इफेक्टिव है, और इसमें ये किसी को हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो वो क्या होता है उसको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है, वो लेस इफेक्टिव होती हैं, जिस तरह के फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेलीमिया होता है। मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए? जैसे पहले देखा कि नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं, ठीक है, और जिसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, इंक्रीजिंग एज आ जाती है, इंक्रीजिंग एज, और मेल जेंडर मॉडिफाइबल में हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। 40 to 60 year of age patients are most commonly affected. MI risk increases 5 times in this age, 40 to 40 to 60 years of age, and as the age increases, the disease occurrence chances increases. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में कौन सा होता है कि मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले लिपिडीमिया, जिसको हाइपर कोलेस्ट्रेलीमिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि लियन डेवलपमेंट करवाता है ब्लड वेसल में, ब्लड इंटीमा में लियन डेवलपमेंट करवाता है, और लियन डेवलपमेंट प्रोफाउंडली डेवलप करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को। लियन हो गया तो फिर उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरी की तरफ लेके जाती है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। पेरिफेरी की तरफ कोलेस्ट्रॉल गया तो मेजर चांसेस हैं कि किसी भी आर्टरी में जाके स्टक हो जाए, वहाँ पर वास्कुलर डिजीज़ काज कर सकते हैं, जिस तरह के एथेरोस्क्लेरोसिस में बहुत मेजर इसका रोल होता है। फिर उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इनको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये पेरिफेरी से इवन एथ्रोमा से, ठीक है, इवन एथ्रोमा से, इसके ये देखेंगे, ये लाइन, ये जो हमने पॉइंट है, ये हम देखेंगे डायग्राम में कि किस तरह हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरी एथ्रोमा से लेकर जाती है लिवर में, लिवर से फिर जाता है ये बाइल एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट होने के लिए चला जाता है ये कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी बैड, हाई डेंसिटी गुड कोलेस्ट्रॉल। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, डाइटरी इनटेक और सैचुरेटेड फैट्स। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इनटेक, ये, और सैचुरेटेड फैटी फैट्स जो होती हैं, जो एग यॉक में होती है, एनिमल फैट होती है, बटर में होती है, तो ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। उसके बाद लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, अंडरस्टूड बात है कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो
इस तरह इस डाइटरी इनटेक कोलेस्ट्रॉल का और सैचुरेटेड फैट लेने से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड से भी कोलेस्ट्रॉल के चांस एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसमें ओमेगा फैटी एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं। इसमें अबंडेंट फ़िश ऑयल में बेनिफिशियल अबंडेंट होते हैं फ़िश ऑयल में, जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ हैं, वो फ़िशेस को डाइट में अगर ऐड करें तो उससे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स किस तरह बनते हैं कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये बेक्ड स्टफ़ में होते हैं, जो बेकरी स्टफ्स होते हैं उनमें होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इनकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो फिर उसके बाद ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट्स बन जाती हैं। ठीक है, ये इफ़ेक्ट द कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं इस पर। तो एक्सरसाइज एंड मॉडरेट एथेनॉल कंजप्शन कैन इंक्रीज द high density lipoprotein. So if there is high density lipoprotein, there will be the shift of cholesterol from the periphery, even from the atheroma to the liver. So chances of the atherosclerosis will decrease. Obesity and smoking decrease the high density lipoprotein. ये हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस है। इसमें स्टेटन देखें कि ये HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर हैं स्टेटन, ये इस तरह इसको इनहिबिट करती है। ठीक है, ये भी स्टेटन जो ड्रग्स हैं, ठीक है, पार्वास्टेटन, ये इस तरह की ड्रग्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करती हैं। सो अकरेंस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस की चांसेस भी कम हो जाते हैं। और उसके बाद देखें कि हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या है कि ये इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़, 60% इंक्रीज़ करता है रिस्क को इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के। और ये राइट हाइपर वेंट्रिकुलर ट्रॉफी करता है हाइपरटेंशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिससे क्या होता है कि दिस इज़ अ मार्कर फॉर द CVS रिस्क, कार्डियोवास्कुलर रिस्क। अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसमें बढ़ जाते हैं। तो हाइपरटेंशन भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है एथेरोस्क्लेरोसिस के हो जाने में। सिगरेट स्मोकिंग है, और सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है कि इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क मेल और फीमेल में। अगर 10 ईयर से ज़्यादा टेन्योर हो गया है, अगर एक पैक डेली यूज़ करता है या इससे ज़्यादा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि CVS रिस्क हो जाए मेल और फीमेल में। तो स्मोकिंग सिसेशन जो है वो इस रिस्क को कम करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम करती है। डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये MI के चांस को इंक्रीज़ करती है 2 टाइम। इसमें साइलेंट MI होता है। ठीक है, और इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये DM जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया करती है, और इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये स्ट्रोक रिस्क को ज़्यादा करती हैं। और उसके बाद 100 टाइम्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ गैंग्रीन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से। गैंग्रीन जो हो जाता है वो भी डायबिटीज़ मेलिटस से हो जाता है, ठीक, डायबिटिक न्यूरोपैथी से। और एडिशनल रिस्क फैक्टर है कुछ इसमें लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन अल्फ़ा, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि एथ्रोमा फार्मेशन होती है और रप्चर होता है। ठीक है, और इस इन्फ्लेमेशन में चेक क्या करते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन में होता क्या है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, वहाँ से इंटरल्यूकन 1 और इंटरल्यूकन 6 क्रिएट होता है। ठीक है, वो इंटरल्यूकन 1 और 6 सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, वहाँ से ये सेल हैं, इसने क्रिएट किया इंटरल्यूकन 1 और इंटरल्यूकन 6 1 और 6। ठीक है, जो 6 होता है मेनली ये क्या करता है, लिवर में जाता है। ठीक है, लिवर को जाकर ये एक्यूट फेज़ प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, एक्यूट फेज़ प्रोटीन, जिसमें जो C रिएक्टिव प्रोटीन है ये इसकी फार्मेशन ज़्यादा हो जाती है, सर्कुलेशन में इसकी ज़्यादा हो जाती है। जब टेस्ट होता है CRP, जिसको C रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, ये टेस्ट होता है इन्फ्लेमेशन को, ये ब्लड टेस्ट होता है इन्फ्लेमेशन देखने के लिए कि CRP लेवल सर्कुलेशन में कितना है।
तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देयर इज़ ए सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये एक्यूट फेज़ प्रोटीन जो लिवर से होती है, ठीक है, ये सिस्टेमिक प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट होता है। और हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, इससे क्या होता है कि प्रीमेच्योर वास्कुलर डिजीज़ और लो फोलेट एंड विटामिन बी। ठीक है, प्रीमेच्योर वास्कुलर डिजीज़ क्या करते हैं कि होमोसिस्टीन को इंक्रीज़ करते हैं और ब्लड में, और इसका लेवल हो जाता है मोर देन 100 माइक्रोमोल पर लीटर। तो जब होमोसिस्टीन इंक्रीज़ होता है तो होमोसिस्टीनूरिया हो जाता है। रेयर इनबॉर्न एरर है, ये डिज़ॉर्डर है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन से डिजीज़ आती हैं? इसमें सबसे पहले कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और डिस्लिपिडीमिया, डिस्लिपिडीमिया में क्या होता है कि जिस तरह हमने पहले यूएसएमएल के छोटे पार्ट में पढ़ा कि इंक्रीज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और डिक्रीज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाइपरटेंशन होती है और सिस्टेमिक हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है और प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती हैं। ठीक है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिस्लिपिडीमिया में ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ द कार्डिक रिस्क फैक्टर्स, ये कार्डिक रिस्क फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद ये हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड सिस्टेमिक हाइपर कोएगुलेबिलिटी और प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो होती है, ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन करती है और थ्रोम्बोसिस भी काज कर सकती है। तीन डिसऑर्डर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिस्लिपिडीमिया और हाइपरटेंशन क्या करते हैं कि कार्डिक रिस्क फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं। और टू डिसऑर्डर्स जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में टू डिसऑर्डर्स हैं, उसमें क्या होता है कि सिस्टेमिक हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है और प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में क्या होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन और थ्रोम्बोसिस होती है। पैथोजेनेसिस देखते हैं इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस की। सबसे पहले कि देखें कि ये एंडोथेलियम है। ठीक है, एंडोथेलियम है और इसमें इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। आउटर मोस्ट लेयर एडवेंटिशिया, मिडल इज मीडिया एंड इनर मोस्ट इज द ल्यूमिनल, जिसे लेयर कहते हैं, वो इंटीमा है। ठीक है, ये इंटीमा, ये मीडिया और ये एडवेंटिशिया। अब जो क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी होती है जिसमें हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, होमोसिस्टीन, जिस तरह पहले पढ़ा हमने, हीमोडायनामिक फैक्टर जिसमें टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और एक टर्बुलेंस होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है। और टर्बुलेंस में क्या होता है कि टर्बुलेंस में इस तरह टर्बुलेंस में क्या होता है कि जब ब्लड किसी आर्टरी में रन करता है, ठीक है, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म कंडीशन जो होती हैं, ब्लड की जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन होती है उसको फॉलो नहीं करता है, इस तरह ये फ़्लो करता है। ठीक है, या तो टर्बुलेंस हाइपरटेंशन की वजह से क्रिएट हुई होती है, या फिर ज़्यादा हाइपरटेंशन, वो भी हाइपरटेंशन या कोएगुलेबिलिटी हो जाए या थ्रोम्बोसिस हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से ये ब्लड यहाँ पे स्मैश करके इस तरह टर्बुलेंस काज करता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब ब्लड बिल्कुल फास्ट स्पीड से आ रहा है, जिस तरह का हाइपरटेंशन हो गया, उसमें ब्लड जो होगा वो इस तरह यहाँ पे टकराएगा, जो फेस होगा किसी भी जो टर्न होगा किसी भी आर्टरी का, वहाँ पर टकरा कर वहाँ से टर्बुलेंस करेगा। ठीक है, ये हेमोडायनामिक जो फैक्टर्स होते हैं, तो वो टर्बुलेंस, मेनली टर्बुलेंस फैक्टर जो होता है वो एंडोथेलियल डैमेज करता है। टॉक्सिन्स हो गए, वायरसेस हो गए, एंड इम्यून रिएक्शंस हो गए, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो रिएक्शंस हो गए, सेलुलाइटिस वेस्कुलाइटिस करते हैं। ये जो इम्यून रिएक्शंस होते हैं, ये भी एंडोथेलियल डैमेज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं एंडोथेलियल इंजरी करते हैं? जो हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, होमोसिस्टीन और हीमोडायनामिक फैक्टर्स जिसमें टर्बुलेंस है, टॉक्सिन्स, वायरसेस, इम्यून रिएक्शंस। रिस्पॉन्स टू इंजरी हुई है, अब उसके बाद फर्दर जो रिस्पॉन्स होता है सेल वास्कुलर का और प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, और उसमें क्या होता है कि मोनोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट की रिक्रूटमेंट होती है और वहाँ आकर वो मैक्रोफेज हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आती हैं। ठीक है,
प्लेक बनाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स आती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लिपिड डिपोजिशन होती है इंटीमा। तो क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि लिपिड डिपोजिशन होती है, ठीक है, तो इंटीमा में। तो उसके बाद एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, इंक्रीज्ड हाइपर परमिएबिलिटी हो जाती है, ल्यूकोसाइट एडिशन होती है, मोनोसाइट एडिशन होती है, और इमिग्रेशन होती है इन सारे सेल्स की, ल्यूकोसाइट मोनोसाइट की, ठीक है, टू द साइट ऑफ डैमेज वेयर द इंजरी हैज़ अकर्ड। फर्दर चेंजेस क्या आते हैं कि स्मूथ मसल्स माइग्रेट करते हैं, स्मूथ मसल्स की माइग्रेशन होती है, ठीक है, स्मूथ मसल और मैक्रोफेजेस की रिक्रूटमेंट होती है, और वहाँ पर मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन होती है। मैक्रोफेज एक्टिवेट होकर कौन कौन से साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं वो मैं अगली डायग्राम में बताऊंगा। पहले यहाँ पे देख लें कि फैटी स्ट्रीक बन रही है। यहाँ पर फर्दर क्या हुआ कि फैटी स्ट्रीक बन रही है। फैटी स्ट्रीक क्या होती है कि ये लिपिड फिल्ड फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं, लिपिड फिल्ड फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं, और यहाँ पे लिपिड लेडन फोमी सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? स्मूथ मसल सेल्स हैं। स्मूथ मसल भी इंगल्फ करते हैं लिपोप्रोटीन्स को। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं और स्ट्रीक बनती है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग और या इससे भी लॉन्गर होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग या इससे भी लॉन्गर होती है ये स्ट्रीक जो बनती है। इसको कहते हैं कि ये फैटी स्ट्रीक बनी है। और उसके मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स इंगल्फ लिपिड, ये इनको फोमी सेल्स कहते हैं, फोम सेल्स कहते हैं। ये मैक्रोफेज के फोम सेल्स हैं, ठीक है, और ये स्मूथ मसल सेल्स के फोम सेल्स हैं, और ये मैक्रोफेजेस के फोम सेल्स हैं। दोनों फोम सेल बनाते हैं। उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट की रिक्रूटमेंट होती है, टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। अब ये फैटी स्ट्रीक से फर्दर चेंजेस जो आई हैं उसमें क्या होगा कि फैटी एथ्रोमा बनता है, फाइब्रो फैटी एथ्रोमा, ठीक है। प्लैक बढ़ जाता है, लिपिड डेब्रिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोलेजन आते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट की रिक्रूटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। ये मैक्रोफेजेस हैं जो जिसने लिपिड को इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है। ये फोम सेल है, और इसमें स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन होती है। ये बात पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ठीक है। कोलेजन एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन है, एंड और उसमें एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें कि जो हमने पहले फैक्टर्स पढ़े थे, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, टॉक्सिन, हीमोडायनामिक फैक्टर्स, इम्यून रिएक्शंस और वायरसेस, ठीक है। ये क्या करते हैं? एंडोथेलियल डैमेज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एंडोथेलियल डैमेज या इंजरी डिसफंक्शन करते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। उससे क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होती हैं? अंदर की तरफ जाती हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अंदर की तरफ गई। ये सेल का ल्यूमन है, ये देखें कि ये सेल का सारा ल्यूमन है, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सेल के अंदर की तरफ ल्यूमन से इसकी ट्रांस माइग्रेशन हुई, ठीक है। ये अंदर उसकी जहाँ पर ये एंडोथेलियम है, इंटीमा, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो मीडिया है, वहाँ की तरफ ये गई, ठीक है। वहाँ पर क्या हो गया कि ये ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक है, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गई। तो वो मैक्रोफेज को क्या करेगी? एक्टिवेट करेगी। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं। मैक्रोफेज क्या करते हैं कि ये यहाँ देखें कि एक तो ये मैक्रोफेज कीमो अट्रैक्टेंट जो प्रोटीन है वो स्क्रीट करेंगे। मैक्रोफेज कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन 1 ये स्क्रीट करेंगे, और इंटरल्यूकिन 1 स्क्रीट करेंगे। ये साइटोकाइंस हैं, ठीक है। मैक्रोफेज साइटोकाइन स्क्रीट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये साइटोकाइन यहाँ पर इफेक्ट करेंगे, वहाँ पर कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर एडिशन मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। वो एडिशन मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मोनोसाइट एडिशन और माइग्रेशन करवाएंगे इंटीमा की, ठीक है। मोनोसाइट एडिशन एंड इमिग्रेशन करवाएंगे इसकी इनटू द इंटीमा। तो फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस मजीद रिक्रूटमेंट हो रही है। ये LDL आ रहा है, ठीक है, वो जाकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है। मैक्रोफेज साइटोकाइन स्क्रीट कर रहा है, जिसमें ये मेन साइटोकाइन है जो मैक्रोफेज कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन 1 है, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट ये स्टिमुलेट कर रहा है एंडोथेलियल सेल्स को, और वो इसकी फिर रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से फिर रिक्रूटमेंट हुई इसकी, तो मज़ीद मैक्रोफेजेस आएंगे। अब मैक्रोफेज क्या करेंगे? लिपिड इंटेक करेंगे। लिपिड इंटेक करके तो वहाँ पर क्या होगा कि लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे मैक्रोफेज के अंदर। तो ये येलो कलर के लिपिड्स हैं, ये फिर क्या करेंगे? ये फोम सेल बन जाएंगे, ठीक है। इन मैक्रोफेजेस को क्या कहेंगे? फोम सेल्स। जो मैक्रोफेज ग्रोथ फैक्टर भी स्क्रीट करेगा,
ठीक है। मैक्रोफेज ग्रोथ फैक्टर बी सिक्रीट करेगा, जिससे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा हो गया, ये सारे ये सिक्रीट होंगे और ये क्या करेंगे, जो माइग्रेशन हुई थी स्मूथ मसल सेल्स की, ठीक है, उसको वो उसकी प्रोलिफ्रेशन में यहाँ पे हमने देखा कि स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफ्रेशन होगी, स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफ्रेशन होगी, कोलेजन और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डेपोजिशन होगी और एक्स्ट्रासेलुलर रिपीट आएगा। ठीक है, ये सारा जो है ये प्रोलिफ्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स हो रही है, यहाँ पर प्रोलिफ्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स हो रही है। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स आई थी वहाँ पर क्लोटिंग के लिए, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और जब वो एक्टिवेट होती हैं तो उनके फिलोपोडिया निकल आते हैं यहाँ पर, इनको स्पाइक्स को कहते हैं फिलोपोडिया। तो ये एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस क्या करेंगी, ये एंडोथेलियन ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है ये स्क्रीट करेंगी और ये क्या करेगा, एक्टिवेशन करवाएगा। ठीक है, प्रोलिफ्रेशन करवाएगा। ये देखें कि यहाँ पे देखें कि यहाँ डिवीजन हो रही है, यहाँ मैक्रोफेज की डिवीजन हो रही है। ठीक है, यहाँ से प्रोलिफ्रेशन होगी इसकी। अब यहाँ पे देखें कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह, हमने पहले पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स करवा रहा है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की इफ्लक्स करवा रहा है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल क्या था, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया था। यहाँ पर ये देखें कि ये कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया येलो कलर में, तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उस कोलेस्ट्रॉल की इफ्लक्स करवा रही है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उस कोलेस्ट्रॉल की इफ्लक्स करवा रही है। ये देखें यहाँ इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर सारा यहाँ पर देखें कि टी सेल आ गया। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, टी सेल आया, साइटोकाइन इंटरफेरॉन गैमा आया, साइटोकाइन स्क्रीट हुए, टी सेल से इंटरफेरॉन गैमा आया, उसने भी मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया। उसके बाद देखें कि नॉर्मल वेसल है और ये प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट माइग्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड एंड नेक्रोटिक सेल वहाँ पर बन रहे हैं। ये देखें एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड और नेक्रोटिक सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे। फैटी स्ट्रीक में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसमें फैटी स्ट्रीक हुई, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेशन हुई और स्मूथ मसल डेपोलिशन। ये दो चीज़ें जो है ना क्या करती हैं कि मेच्योर एथ्रोमा बनाती हैं। फैटी स्ट्रीक से मेच्योर एथ्रोमा बनता है। ठीक है, और इट में लीड टू द एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक फॉर्मेशन, इट में लीड टू द एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक फॉर्मेशन। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, फैटी स्ट्रीक है, ये फैटी स्ट्रीक है। किस तरह ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से ये देखी जा सकती है, से ये स्ट्रीक, फैटी स्ट्रीक। और यहाँ पे देखें कि ये जो यहाँ पे आप ये कवरिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, फाइब्रस कैप है और यहाँ पर इसके नीचे ये कोर है, यहाँ पर कोर स्क्लेरोटिक एथ्रोस्क्लेरोटिक कोर है। यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी ये ए में था और ये बी में देखें कि ये माइल्ड, ये थी माइल्ड एथ्रोस्क्लेरोसिस, और ये बहुत सीरियस कंडीशन, प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ एथ्रोस्क्लेरोसिस है, जिसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा वास्कुलर जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हुई है, वास्कुलर वॉल डैमेज हुई है। एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक हैज़ 3 प्रिंसिपल कंटेंट्स। इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं और जो स्मॉल टी सेल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा जो है इसमें जो कंपोनेंट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इंक्लूडिंग कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स हैं, और उसमें क्या कहता है, प्रोटियोग्लाइकन्स हैं। इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड है। ठीक है, तीसरा इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड है। फाइब्रस प्लैक मैंने बताया था कि क्या होता है, वो फाइब्रस प्लैक यहाँ पे बना है। ठीक है, वो उसके बाद प्लैक, जो प्लैक जनरली होते हैं ना वो पैची होते हैं। ठीक है, मीन टू से कि अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है तो यहाँ पर ही प्लैक बनेगा, ना कि पूरा ब्लड वेसल के ये जो लाइनिंग है इसमें बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, सिर्फ पैच बनेंगे ब्लड वेसल के, उसके एथ्रोस्क्लेरोटिक जो प्लैक बनेंगे एथ्रोमा के, वो में भी इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ल्यूमन में या भी इधर हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सर्कमफ्रेंशली बनते हैं ना, यहाँ इस तरह सर्कमफ्रेंशली, वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो
वो पैची होते हैं, ठीक है, कहीं भी बन सकता है, पैची होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि generally plaque continue to change progressively in large through cell death and generation and synthesis and regeneration, remodeling of the extracellular matrix की remodeling होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि moreover थ्रोमा undergo the calcification होती है इसमें, ठीक है, calcification हो जाती है। और इसमें patient with advanced coronary calcification may have increased risk for the coronary events. It may lead to the MI also if the calcification has occurred. एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक इज ससेप्टिबल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशंस। ये हमने क्लिनिकल कंडीशंस देखनी है। क्लिनिकली जो है एक्टिव पैथोलॉजिक चेंजेस होती हैं, उसमें रप्चर, अल्सरेशन होती है, रप्चर होती है और इरोजन होती है, ठीक है। हेमरेज होता है इनटू द प्लैक, और उसके बाद एथ्रो एम्बोलिज्म देखेंगे, एन्यूरिज्म फार्मेशन देखते हैं। वो कहता है कि ऑफ द रप्चर, अल्सरेशन और इरोजन ऑफ द surface of the एथ्रोमेटस plaque exposes highly thrombogenic substances and lead to the thrombosis. Definitely when there is when occlusion of the blood vessel, it may lead to the thrombosis. Which may partially or completely occlude the vessel. Partially or completely may occlude the vessel. If the patient survives, the clot may become organized and imported into the growing plaque. अगर पेशेंट सर्वाइव करता है, ठीक है, तो उसके बाद जो जो प्लैक होता है वो ऑर्गेनाइज कर जाता है और इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इस तरह ग्रोइंग प्लैक जो होता है वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। हेमोरेज इनटू द प्लैक क्या होता है? रप्चर ऑफ द ओवरलाइंग फाइब्रस कैप। जो ओवरलाइंग फाइब्रस कैप थी, जो मैंने बताया था कि ये येलो कलर का जो होता है, फैट डिपोजिशन होती है, और जो उसके ऊपर प्लैक होती है वो कवरिंग होती है, वो फाइब्रस कैप होती है। अगर वो रप्चर हो जाए, ठीक है, या फिर जो अंडरलाइंग वेसल्स होती हैं, इस तरह वेसल्स वो रप्चर हो जाएं, तो वो क्या होती हैं कि ब्लड एक्यूमुलेशन होती है प्लैक में, ठीक है। तो थिन वॉल्ड वेसल्स इन द एरिया ऑफ द न्यूवास्कुलराइजेशन कैन काज द इंट्राप्लैक हेमरेज, contained hematoma may expand the plaque, induce the plaque rupture. हीमाटोमा इस तरह बढ़ता जाएगा और प्लैक रप्चर हो सकता है इससे, तो ये एम्बोली काज कर सकता है। प्लैक रप्चर हो गया तो वहाँ पर जो पार्ट्स निकलेंगे, जो फ्रेगमेंट्स निकलेंगे इस प्लैक के, वो सर्कुलेट करेंगे थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो जब ये सर्कुलेट करेंगे, ठीक है, इसको कह देंगे कि ये एथ्रोमा एम्बोलिज्म, मतलब कि एथ्रोमा से ये एम्बोलिज्म हो रही है। ये जो प्लैक ये एम्बोलस बना है, ये एथ्रोमा से बना है, इसलिए इसको कहते हैं एथ्रोमा एम्बोलिज्म। Plaque rupture can discharge atherosclerotic debris into the bloodstream, producing the microemboli. Aneurysm formation. Atherosclerosis induced pressure or ischemic atrophy of the underlying media with the loss of elastic tissue and cause the weakness of potential rupture. मैंने पहले बताया था कि एन्यूरिज्म क्या होती है, तो वो एन्यूरिज्म के बारे में अलग से एक लेक्चर रखेंगे, लेकिन वो मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना था कि एन्यूरिज्म होती क्या है। उसमें मैंने बताया था कि एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ कि वल्नरेबल प्लैक है, ठीक है, और ये स्टेबल प्लैक है। ये वल्नरेबल कैसे है? बिकॉज देर इज़ ए फाइब्रस कैप एंड दिस फाइब्रस कैप इज़ वेरी थिन, एंड देर इज़ लेस लिपिड कोर, mean to say lipid deposition is less, more here, and fibrous cap is less. Thin fibrous cap and more lipid deposition. Thin fibrous cap and more lipid deposition. So that's why it's very vulnerable to be ruptured and may cause the thromboembolism. It may lead to the microemboli. इट में लीड टू द माइक्रो एम्बोली। और यहाँ पे देखेंगे स्टेबल प्लैक है। स्टेबल किस लिए है कि फाइब्रस कैप जो है वो थिक है और लिपिड कोर कम है, लिपिड डेपोजिशन कम है। प्री क्लिनिकल फेजेस हैं, ठीक है, यूजुअली यंग एज में होते हैं, और क्लिनिकल फेजेस जो होते हैं यूजुअली मिडिल एज टू एल्डरली, ज़्यादा एज की उम्र के जो पेशेंट होते हैं उनको होते हैं।
फैटी स्ट्रीक बनी थी, जिस तरह मैंने कहा था नॉर्मल आर्टरी थी, उसके बाद फैटी स्ट्रीक बनी। फैटी स्ट्रीक से फिर क्या प्रोग्रेशन हुई, फाइब्रोफैटी प्लैक बना, वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बना, ठीक है। उसमें एडवांस्ड वल्नरेबल प्लैक बना, ठीक है, एडवांस्ड या वल्नरेबल प्लैक जिसे कहते हैं वो बना। फैटी स्ट्रीक बनी थी, उसके बाद फाइब्रोफैटी प्लैक बना था, एडवांस्ड और वल्नरेबल प्लैक बना था, ठीक है। उसमें क्या कहता है, एटलियन प्रोन एरियाज एक्सेलरेटेड बाय द रिस्क फैक्टर्स, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, माइक्रोसाइट एडिशन, माइग्रेशन, वो सारे जो हमने पढ़े, स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन वगैरह, ये सारा लिपिड एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये नॉर्मल आर्टरी को फाइब्रोफैटी प्लैक में बदल देंगे, ठीक है। और सबसे पहले फैटी स्ट्रीक बनेगी और इसके बाद फाइब्रोफैटी प्लैक बनेगा। फिर ये फाइब्रोफैटी प्लैक से जो प्रोग्रेशन होगी वल्नरेबल प्लैक की तरफ, वो एडवांस या वल्नरेबल प्लैक की तरफ, वो होगी सेल डेथ के ज़रिए। सेल डेथ होगी वहाँ पर एरिया ऑफ द इंजरी पर, और डिजनरेशन होगी, इन्फ्लेमेशन और प्लैक ग्रोथ, रिमॉडलिंग ऑफ द प्लैक एंड वाल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बस एंड कैल्सिफिकेशन। तो ये सारे प्लैक एडवांस्ड या वल्नरेबल प्लैक तक जो इवेंट्स चले थे वो प्री क्लिनिकल फेज़ में आएंगे, यूजुअली यंग एज में होते हैं ये। उसके बाद प्रोग्रेशन होगी क्लिनिकल फेज़ की तरफ। अच्छा, म्यूरल थ्रोम्बोसिस होगा, एम्बोलिज्म होगी और वाल वीकनिंग होगी। म्यूरल थ्रोम्बोसिस होगा, और जो म्यूरल थ्रोम्बोसिस ज़्यादातर जो हार्ट की जो इनर लेयर होती है, एंडोथेलियम होती है, ठीक है, उसकी तरह उसमें जो ये जो प्लैक्स बनते हैं उसको कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो फिर एम्बोलाइजेशन होगी, माइक्रो एम्बोली, जिस तरह एथरो एम्बोलिज्म पढ़ा था हमने, यहाँ पर एथरो एम्बोलिज्म हुआ था, ठीक है वो, और वाल वीकनिंग जिससे रप्चर एन्यूरिज्म हो गया था, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, वो एडवांस्ड वल्नरेबल प्लैक को प्रोग्रेस करेंगी एन्यूरिज्म एंड रप्चर की तरफ। एन्यूरिज्म, ये देखें कि यहाँ पर एन्यूरिज्म हुआ था और एन्यूरिज्म रप्चर हो गया था, फिर यहाँ से ब्लड वेसल जो बहुत वीक हो गई थी और फिर रप्चर हो गया, ठीक है, ये सारा ब्लड। तो प्लैक रप्चर हुआ, ठीक है, प्लैक रप्चर और प्लैक इरोजन, प्लैक हेमरेज, म्यूरल थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म lead this vulnerable plaque to the occlusion by the thrombosis. You can see here, this is the hemorrhage, blood is staying here, and progression plaque growth, ये एडवांस्ड और प्लैक वल्नरेबल प्लैक को प्रोग्रेस करेगी क्रिटिकल स्टीनोसिस की तरफ, ब्लड वेसल की स्टीनोसिस हो जाएगी, हार्डनिंग हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोसिस। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, अल्लाह हाफिज़।